Hello student, I am Arun Kumar from Beautiful Mind IS, New Delhi. Today I am going to guide you to make a suitable strategy for upcoming mains examination, Civil Service mains examination 2020. As UPSC has announced the new date for the prelims, now from this June to October, you have around 4 months, and you have been preparing for prelims examination rigorously, keeping in mind that examination will be held in 1st of June, but now you have more four extra months. So several students realize that now there is need to change strategy, but I will guide you to make a proper strategy. कल हमने एक कॉल रिसीव किया, तो एक बहुत बड़े महकमे से लोग थे, उन्होंने अपने बच्चे के लिए बताया कि आप अगर आप साइकोलॉजी गाइड करते हैं तो ऐसा कुछ कर दीजिए कि हमारे बच्चे का प्रीलिम से पहले सारा साइकोलॉजी की तैयारी हो जाए. तो आई थिंक similar questions or things you may have in your mind might have. So ऐसा भूल के भी मत करना. Psychology or for that matter any optional subject requires deeper understanding. So इसको खत्म क्या होगा, इसमें खत्म जैसी कुछ चीजें नहीं होती. You achieve a satisfaction that I have mapped the whole syllabus. बट मैं कई ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जिसने कई बार मेंस भी लिखे हैं, कई बार सिलेबस भी कंप्लीट किया, उसके मार्क्स नहीं आते. तो आप इसको समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. एक्चुअल रीजन जो है वो मैं बताता हूँ कि उनका जो नॉलेज है, वो कॉन्सेप्ट है, उसकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, और जो उसका जो अप्लाइड स्किल्स जो है वो क्लियर नहीं होता. लेकिन रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट लैक ऑफ क्लियर कट नॉलेज एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग. किसी भी थ्योरी को आप, किसी भी पॉलिटिकल साइंस को ले लें, इकोनॉमिक्स को ले लें, एंथ्रोपोलॉजी को ले लें, या फॉर दैट मैटर साइकोलॉजी को ले लें, हर एक डिसिप्लिन के अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अपने कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस हैं चीज़ों के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ रिसर्च स्टडीज भी होती है, खास करके साइकोलॉजी जैसी चीज़ों में. तो आज तो सारी रिसर्च ओरिएंटेड, तो आज हिस्ट्री भी हो गया. तो ये सब जो चीज़ें होती है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो ये स्ट्रेटेजी कभी नहीं बनाना चाहिए कि एक ही बार सब खत्म कर ले, ये एंग्जाइटी को दिखाता है. तो 3-4 पॉइंट्स है जो मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको क्या करना चाहिए, खास करके जो वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ब्यूटीफुल माइंड टेस्ट सीरीज या ऑप्शनल क्लासेस ज्वाइन कर रखा है, उनके लिए कॉमन वीडियो है, आप इसको फॉलो करो. पहली बात है कि आप हमेशा डिवाइड एंड रूल का जो स्ट्रेटजी है करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ऐसे नहीं एक साथ नहीं करेंगे. तो इन एज फार एज ब्यूटीफुल माइंड साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज कंसर्न, I have made a strategy for you, and this is that कि प्री से पहले हम लोग पूरा फोकस अपने पेपर 1 पे रखें. और there are 14 chapters in paper 1 and we will try to develop mastery over this. इस लेवल से करेंगे कि बाद में हमें इसको दोबारा न करना. और इस बार लगभग 3 महीने के अंतराल में मेंस होने जा रहा है, तो प्री के बाद पूरा फोकस जो एप्लीकेशन पार्ट पे रखें, यानी पेपर 2 पे रखें. तो ये एक पहला गोल्डन रूल है जो आप अपने दिमाग में रख लो. प्री के पहले हम प्री को पूरा पेपर 1 को खत्म कर ले. आई पेपर 1 आप यू शुड बी क्लियर अबाउट देयर आर 14 चैप्टर्स साइकोलॉजी में. तो हर एक चैप्टर्स में आपको एक 3-4 चीज़ों पर ध्यान रखना. क्योंकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग शुड बी क्लियर, है ना. सारे कीवर्ड्स पते होने चाहिए उसके अपने आप. जो इफ यू रिफर मॉर्गन एंड किंगडम, बैरन और स्किक्सन एंड सेफ्रिन, व्हाटएवर जो भी आप बुक रेफर करते हैं, तो उसमें जो है कुछ कीवर्ड्स हाईलाइटेड होते हैं, एंड दैट कीवर्ड इज नॉट ऑर्डिनरी वर्ड, दैट कंसेप्ट रिलेटेड. सो एटलीस्ट मेक ए हैबिट टू मैप 20 वर्ड्स इन अ डे. जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं उससे कीवर्ड रिलेटेड वो आप इंपॉर्टेंट भी ध्यान दें. कई लोग इसको ऐसे छोड़ देते. एनसीईआरटी बुक पढ़ते तो वॉट एवर क्वेश्चंस आर गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर्स यू शुड, तो स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए. हमने टेस्ट सीरीज में डिवाइड किया, 7 चैप्टर्स एक टेस्ट पे आए, जिसके लिए एक मंथ है पूरा तैयार करने. बिलीव मी, इफ यू प्रिपेयर रिगरसली, सो एक मंथ भी कम लगेगा.
लेकिन ठीक है, आपकी अगर तैयारी है तो इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रिवाइज एवरीथिंग एंड गिव योर टेस्ट, है ना। तो 1 मंथ में पूरा 7 चैप्टर हो गया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपके लिए अगर आप 7 चैप्टर मैप कर लेते हैं 1 मंथ। फिर उसी के बाद दूसरी अगस्त में जाकर हमने दूसरा टेस्ट रखा है, पूरे 1 मंथ के गैप के बाद। इसमें अगेन 7 चैप्टर में पूरा पेपर 1 2 पार्ट में डिवाइडेड है। क्यों? स्ट्रेटजी है कि इसको पूरा को 2 पार्ट में डिवाइड करें, सेक्शन ए सेक्शन बी जैसे होता है। तो पेपर 1 के सेक्शन ए वाले सीरीज में करके यू शुड फोकस मोर ऑन रिसर्च मेथड्स, यू शुड एम्फसाइज एवरीथिंग, हर एक चीज को समझना है। अंडर द लाइट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो कुछ एरिया जैसे होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को जनरली ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे उनका रिसर्च मेथड जो एरिया है, स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है, या थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, उनके बारे में बस एक ना मेमोरी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, उसको थोड़ा रिफाइन करना है। तो रीड द सेम बुक अगेन, जैसे आपने बैरन पढ़ रखी, बैरन को ही दोबारा, और उसमें आपको पूरे नोट करने हैं कि किसी एक चैप्टर में, जैसे आपने डेवलपमेंट किया तो डेवलपमेंट में जीन पियाजे की थ्योरी जो है दिया हुआ, एंड देन जीन पियाजे से कोलबर्ग कहाँ डिफर करता है, और इन दोनों की थ्योरेटिकल थ्योरी का बेस क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है, रिसर्च फाइंडिंग क्या करती है, क्रिटिसिज्म क्या है, एवरीथिंग यू शुड नो, यू आर गेटिंग। देन आपको बहुत ही आसानी से आप इस चीज को एक चैप्टर को कर लेंगे। यानी ऐसा नहीं होगी नेक्स्ट टाइम यू आर थिंकिंग दैट अरे इसको मुझे रिवाइज करना होगा। अगर आप इस लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं इस स्टेज में तो आप बुरे फंसोगे। सो माई एडवाइस इज फर्स्ट दैट डिवाइड कर लेते पेपर 1 पेपर 2 को, और उसको स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज करके 7 चैप्टर एक मंथ में कर लेंगे। 2 महीना फिर अगेन प्री के लिए फ्री छोड़ दो, उसमें बस इसी को रिवाइज करते चलो, है ना, क्योंकि लास्ट फेज में फिर प्री आपको इंटरफेयर कर सकता है। तो 4 मंथ्स पूरा आप ऑप्शनल के लिए नहीं दे सकते, अगेन वो सेम साइकोलॉजी होगी कि लास्ट वाले में आपको प्री की एंजाइटी होगी ही। तो इस 2 महीने में आप काफी कर पाओगे, और बाकी 2 महीने में इसी को फिर से रिवाइज करें। तो जून हो गया लगभग, अभी 5th है 6th है, और उसके बाद जो है जुलाई, फिर अगस्त। तो ये जून पूरा हो गया, फिर जुलाई पूरा हो गया, अगस्त में आपने कहा, फिर पूरा अगस्त और सितंबर आपको 60 डेज मिल जाएंगे, जो फिर इसको रिवाइज कर लेंगे। पेपर 2 को भी स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना, जो बाद के समय में आपको ये कर सकते, लेकिन हम तो एडवाइस देंगे पेपर 1 पे ही फोकस करते रहे। ओके, एंड उसमें दूसरा चीज है टेक नोट ऑफ, जो छोटे छोटे कहते हैं नोट्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो 10 ईयर्स को, और जो भी एरियाज में आपको दिक्कत होती है उसको दोबारा पढ़ो। डायग्नोस्टिक, आप 10 ईयर क्वेश्चंस को मैप करो। अगर आपने एक चैप्टर को अच्छा से किया है तो आप देखोगे कि आपका 10 ईयर्स का क्वेश्चन जो है ना आसानी से हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो यही इंडिकेटर है कि आपका वो चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ। तो जो कॉन्सेप्ट आपको सही से नहीं पता है या थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग जहाँ कमजोर है, यू शुड रीड दैट थिंग अगेन, है ना। उसके बाद कुछ रिसर्च जो है ना हर एक चैप्टर्स के, उसको आपको नोट करते चलना है। और जैसे मैं क्लास ले रहा था पिछली बार, तो मैं बोला कि कैरोल गिलिगन का जो रिसर्च है वो मोरालिटी को एक जेंडर के एंगल से भी देखती है। तो कैरोल गिलिगन का जो वो है कि कॉग्निटिव डायमेंशन से मोरालिटी को हम जो समझते हैं, उसमें एक सोशल डायमेंशन भी हो सकता है, सोशल एंगल भी हो सकता है, और उसका जेंडर का भी एंगल हो सकता है। तो ये जो छोटे छोटे जो चीजें हैं ना जिसको आप नोट करेंगे, देन आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है काफी अच्छी होती चली जाएगी। तो जैसे सिगमंड फ्राइड पढ़ा, तो सिगमंड फ्राइड आपने बस पढ़ लिया। सिगमंड फ्राइड पढ़ने के अलावा उसको समझना है कि सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है उसके बेस, केवल मैं उसके साइंटिफिक क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सिगमंड फ्राइड को पूरे होलिस्टिकली कैसे समझें, और कार्ल जुंग को इनकॉर्पोरेट कहाँ तक कर सकते हैं, अल्फ्रेड एडलर को कहाँ तक कर सकते हैं, एरिक्सन को कंटिन्यूटी में कहाँ देखते हैं। तो ये बड़ा एरिया है, तो इसको समझने में टाइम लगेगा, और मेरे ख्याल से आपको चैप्टर वाइज पढ़ने से ठीक रहेगा। टेस्ट से होता है कि आपको एक लिटमस टेस्ट के जैसा मिलेगा कि आप इसको कहाँ तक देखो क्या है, आप जज कर लो। टेस्ट देने से डेफिनेटली बहुत फायदा होता है, और अगर उसका इवैल्यूएशन सही से हुआ तो अदरवाइज तो आप समझ ही सकते हैं। तो मैंने एक बेसिक बात बताया, पेपर 2 उसी तरीके से करेंगे। पेपर 2 क्या है, इशू एन एप्लीकेशन। तो वहाँ पे 2 तरह के एप्लीकेशन होते हैं, एक तो कि कहीं एप्लीकेशन हुआ है उस रिसर्च को नोट करना है बाद में जाकर,
और एक है कि पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या हो सकता है। पोटेंशियल एप्लीकेशन को बताने के लिए यू नीड टू हैव क्लियर कट नॉलेज ऑफ थ्योरी एंड बेसिक रिसर्च, है ना। बेसिक रिसर्च से फिर अप्लाइड रिसर्च से हिंट मिलता है कि कहाँ तक इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से वो एरिया तभी अच्छा होगा जब पेपर 1 अच्छा हो। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करो अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि अगर आपको लगता है कि मेरे पास बेटर स्ट्रेटजी है देन प्लीज यू गो विद दैट स्ट्रेटजी। मेरा उन लोगों के लिए एडवाइस होता है जो अपने स्टूडेंट हैं हमारे, और शायद उनके लिए जो हमारे वीडियो के फॉलोअर्स हैं उनके पास कोई अपना कोई ऐसा मेंटर गाइड करने वाला नहीं है, तो उनके लिए मैं गाइड करता हूँ कि आप बस डेवलप क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबर इट इज नॉट एसेंशियल दैट यू शुड मेमोराइज everything. Understanding is more important. And however, basic keywords and definition kind of thing will automatically memorized. वो अपने आप हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। बस आप बार बार पढ़ेंगे ना, उसको एलोबरेटिव पढ़ेंगे, उसके रिसर्च को लाइट में उसको समझ के पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा होगा। तो इंजॉय मैं तो ये कहूँगा इसको इंजॉय करते हुए पढ़ो। डेली थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, रेदर देन कि ना सर पे पैर रख के भागना। वो कोई अच्छा स्ट्रेटजी कभी नहीं रहा। अपने 20 साल के अनुभव से मैं बता सकता हूँ कि ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इस तरह का स्ट्रेटजी बना हो कि जल्दी जल्दी कर ले और हो जाए। तो आई थिंक आपको मेरी पॉइंट समझ में आ गया होगा। और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ने ज्वाइन कर रखा है तो डेफिनेटली इसी को फॉलो करिए और कुछ मत करिए। मैं हूँ, मैं विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, और मैं आपको जरूरत पड़े तो पर्सनली फीडबैक दूंगा कि कहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। तो टेंशन मत लो आप, एंड हैप्पी लर्निंग। तो कीप प्रिपेयरिंग, अगली बार मैं आपको किसी और चीज़ों पे गाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।